हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं लर्निंग कॉमर्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मांग का नियम। चलो बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांग का नियम। मांग का नियम यह बताता है कि जो वस्तु की जो प्राइस होती है, जो वस्तु की जो डिमांड होती है, इन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो हमें बताता है मांग का नियम। मांग का नियम यह कहता है कि यदि किसी वस्तु की प्राइस में परिवर्तन आता है तो वस्तु की डिमांड में परिवर्तन आ जाएगा। अब परिवर्तन किस टाइप का आता है वो हमें बताएगा मांग का नियम। मांग का नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु की प्राइस यदि बढ़ जाती है तो वस्तु की डिमांड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की जो डिमांड होती है, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध बोल सकते हो, उल्टा संबंध भी बोल सकते हैं और ऋणात्मक संबंध भी बोल सकते हैं। यानी मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की डिमांड में हमेशा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। स्वाभाविक है, हम मार्केट जाते हैं, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम सेव लेने गए थे, या कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं। सेव लेने गए थे, सेव की प्राइस थी उस टाइम की 100 रुपये पर केजी थी। हमने मान लो कि 1 केजी परचेज करके आ गई। कुछ दिन बाद जाते हैं तो मान लो कि उस वस्तु की प्राइस या सेव की प्राइस मान लो कि 50 रुपये पर केजी हो जाती है, तो हमारी डिमांड कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। स्वाभाविक है कि कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो मांग का नियम यही कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, जबकि कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ये हमारा मांग का नियम कहता है। लेकिन हर समय हर जगह पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होना अनिवार्य है। मार्केट में कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं, यदि वह बाजार में लागू है तो हमारा मांग का नियम लागू होगा, वरना मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से मांग का नियम लागू होता है? जो वस्तु की मांग है ना, वो ओनली कीमत पर निर्भर नहीं है। वस्तु की मांग को कीमत के अलावा बहुत सारे अन्य तत्व हैं जो वस्तु की डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मांग प्रभावित हो जाती है। यदि वो कंडीशन मार्केट में नहीं है तो मांग का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। तो पहले से करते हैं कि हम मांग के नियम को एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं, उसके बाद इसके हम अध्ययन करेंगे। तो मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग घट जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत तथा
वस्तु की मांग में कौन सा संबंध पाया जाता है? यहाँ पे हम ऋणात्मक भी बोल सकते हैं, विपरीत भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या लिया है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ये हमारा मांग का नियम कहता है। अब मांग का नियम स्टार्ट में क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर यह वो कंडीशन है जिसके बारे में पहले मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन कहलाती है अन्य बातें स्थिर रहने पर। हम पढ़ेंगे अन्य बातें कौन सी कंडीशन है, वो पढ़ेंगे अभी। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की मांग यानी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाती है। किसी वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाएगी तो मार्केट में उसकी जो डिमांड वो हमेशा घट जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हमें मांग का नियम बताता है। यानी कि वस्तु की मांग में हमेशा कौन सा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक क्यों है? कि कीमत बढ़ने पर मांग में क्या आ रही है? कमी आ रही है, और कीमत में कम होने पर डिमांड में क्या हो रही है? वृद्धि होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। तो मांग का नियम लागू होने के लिए अन्य बातें स्थिर रहनी चाहिए। वो अन्य बातें कौन सी है? मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूं कि अन्य बातें, तो अन्य बातें बोल सकते हो, अन्य कारक भी बोल सकते हैं हम। वो सब क्या रहने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए। अन्य बातें, अन्य कारक स्थिर क्यों रहने चाहिए उसका रीजन बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट नंबर आता हमारा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, यदि वस्तु की डिमांड व्यक्ति की आय के परिवर्तन होने के कारण मांग में जब परिवर्तन आता है तो वह मांग का नियम नहीं कहलाता है। सिंपल सी बात है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि खर्चे ज्यादा करने लग जाते हैं। खर्चे का मीन्स क्या? हमारी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन आया था, उस समय क्या है? लोगों की इनकम कम हो गई थी हम लोगों की, तो हमने क्या किया? खर्चों को बढ़ाया था, खर्चों को कम किया था? खर्चों को कम किया था क्योंकि हमारी आय क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो जब भी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग में जो परिवर्तन आता है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम लागू तभी होगा जब वस्तु की जो कीमत है ना, ओनली वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा, वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा उपभोक्ता की आय, ये क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की रुचि व फैशन में बदलाव नहीं या फिर स्थिर। यदि उपभोक्ता है, उनकी कोई रुचि है, कोई फैशन है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि वस्तु की मांग या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है, तो कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। मान लो कि मार्केट में कोई नई वस्तु आ गई है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पुरानी वस्तु थी ना, उसकी डिमांड धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है, जबकि प्राइस क्या है? स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन उपभोक्ता की रुचि के कारण या फैशन के कारण क्या हुआ कि डिमांड में कमी या वृद्धि हो जाती है, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। 3 नंबर टॉपिक हमारा ये आता है कि संबंधित वस्तु की कीमतें। संबंधित वस्तु की कीमतें भी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। संबंधित वस्तु, फॉर एग्जाम्पल चाय या कॉफी है, हम चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं,
चाय की कीमत क्या रहती है? स्थिर रहती है। कॉफी की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कॉफी की कीमत बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि लोग चाय की डिमांड बढ़ा देते हैं, जबकि चाय की कीमत स्थिर रह रही है। चाय की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। कीमत में परिवर्तन किसके हुआ है? कॉफी की। कॉफी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग किसकी कमी या वृद्धि हो रही है? चाय की। तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि चाय की कीमत स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि संबंधित वस्तु कीमत में परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से क्या है? चाय की मांग में परिवर्तन हो गया है, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसलिए तीसरी शर्त हमारी कौन सी है? जो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं ना, अध्ययन कर रहे हैं, उस वस्तु के जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमतें भी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। 4 नंबर पॉइंट, वस्तु की गुणवत्ता। वस्तु की गुणवत्ता। बाई चांस मान लो कि वस्तु घटिया किस्म की आने लग जाती है, कीमत तो वही की वही रहती है, क्वालिटी घटिया आने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? डिमांड बढ़ाते हैं, घटा देते हैं। स्वाभाविक है कि हम डिमांड को कम कर देते हैं। उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी की वजह से क्या हुआ है कि मांग में कमी या वृद्धि हो रही है, जबकि प्राइस क्या रह रही है? स्थिर रह रही है। मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम लागू तभी होगा जो वस्तु की जो गुणवत्ता है वो क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तब भी कंसेप्ट क्लियर होगा। यह मैं वीडियो ओनली फॉर 3 मिनट में बना सकता हूँ, जिसमें मांग के नियम को समझाया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होता है। यदि आप थोड़ा वक्त देते हो वीडियो के लिए तो आपको ये जो मांग का नियम कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आधा पढ़ाया है, हो सकता है कि 5-10 मिनट जो वीडियो है लंबी चली जाए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि मांग के नियम को परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, अब इसको हम क्या करते हैं? एक डायग्राम के रूप में, तालिका के रूप में शो करते हैं कि किस तरह से हम मांग के नियम का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो उसको हम एक प्रैक्टिकल के रूप में, एक तालिका के रूप में, एक डायग्राम के रूप में कैसे शो कर सकते हैं वो अब आप पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, तो अब बनाते हैं कि मांग का नियम यदि एग्जाम के अंदर आ जाता है तो उसकी तालिका किस टाइप से बनाई जाती है, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो, हम बात करते हैं कि एक तालिका बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि वस्तु की जो मांग का नियम है उसको एक टेबल के रूप में शो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? साइड में एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझने में क्या होती है? आसानी होती है। मान लेते हैं वस्तु की कीमत आ जाएगी यहाँ पे, वस्तु की कीमत, यहाँ पर आएगी वस्तु की मात्रा। मान लेते हैं कि वस्तु कीमत पहले 10 रुपए थी, हम मान लेते हैं कि हम 100 इकाई परचेज कर रहे थे। हम केजी में नहीं ले रहे, इकाई में ले रहे, हम केजी में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। वस्तु की कीमत कोई भी वस्तु हो सकती है, सेव है, पेन है, एक्स वस्तु, वाई वस्तु कोई भी हो सकती है। मान लेते हैं कि वस्तु कीमत बढ़ेगी, तो अभी मैंने पढ़ा था, स्वाभाविक बात है कीमत बढ़ने मांग में क्या आती है? कमी। हम मान लेते हैं पहले 10 रुपए 100 इकाई परचेज कर रहे थे, कीमत बढ़ के कितनी हो जाती है? 20 रुपए हो जाती है, तो कंफर्म क्या है? मांग में क्या आएगी? कमी। मान लेते हैं हम 80 इकाई परचेज करने लग जाते हैं, मान लो कीमत बढ़कर 20 से कितना हो जाती है? 30 रुपए हो जाती है। हम कितनी इकाई करेंगे? 60 इकाई। कीमत बढ़कर 40 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है? बढ़कर 40। तो हम क्या करेंगे? मांग में कमी कर कितनी इकाई कर देंगे? 40 इकाई कर देंगे। यदि मान लो कीमत बढ़कर 50 रुपए हो जाती है तो हम मांग में क्या करेंगे? कमी कर कितनी हो जाती है? 20 इकाई। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे मांग में क्या आती है? कमी आती है। उपयुक्त तालिका में वस्तु की कीमत व वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग में क्या आती है? कमी आती है। अब ये तालिका आ गई हमारे पास में, अब इसको एक डायग्राम में शो करते हैं कि किस तरह से हम डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, एक डायग्राम बनाते हैं। ये फॉर्मेट आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम ऐसे 0 भी लिख सकते हैं, O भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारा बनाया हुआ है। ये हमारी एक्स अक्ष रेखा है, ये हमारी कौन सी है? वाई अक्ष रेखा है। जो हमने ये जो तालिका बनाई है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं।
कीमत हमेशा आपको ओ वाई पे शो करनी है, वस्तु की कीमत। ओ वाई पर दे रखा है ना, ओ अक्ष पर, यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा लिख दिया हमने। अब कीमत कितनी दे रखी है, 10 से लेके 50 तक दे रखी है, तो आपको 10 का गैप लिखते हुए आपको 50 तक कीमत लिखेंगे, और गैप हमेशा क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इतना गैप ले लिया, 10 रुपए है, तो अगला जब 20 रुपए आएगा, इसका जो गैप है, इसका गैप हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपए, यहाँ पे हम लिख देंगे 30 रुपए, यहाँ पे हम लिख देंगे 40 रुपए, यहाँ पे हम लिख देंगे 50 रुपए। सबका गैप हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। अब मात्रा लेते हैं, कहां से कहां तक, हाईएस्ट दे रखी है 100 इकाई, न्यूनतम दे रखी है 20 इकाई। तो हम जब यहाँ पर ये मात्रा लिखेंगे तो सबका गैप बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20 इकाई, यहाँ लिख देंगे 40 इकाई, यहाँ लिख देंगे 60 इकाई, यहाँ लिख देंगे 80 इकाई, यहाँ लिख देंगे 100 इकाई। हमने कीमत शो कर दी है, वस्तु की मात्रा शो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कीमत और डिमांड को हम क्या करेंगे, इस वक्र में शो करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 रुपए कीमत है, कीमत कहां पर है, ये 10 रुपए, डिमांड कितनी है 100, 10 रुपए कीमत में डिमांड कितनी हो रही है, 100 इकाई। या तो क्या करेंगे, इसको देखिए दे रखा है ये वाला, तो क्या करेंगे, इसको इससे मिलाते हुए यहाँ पे कर देंगे ये वाला, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, डॉट लगा देंगे यहाँ पर। 20 रुपए कीमत है, डिमांड कितनी हो रही है, 80 इकाई, कीमत 20 रुपए है, डिमांड कितनी दे रखी है, 80 इकाई। इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, एक डॉट लगा देंगे यहाँ पर। फिर 30 रुपए कीमत है, डिमांड कितनी दे रखी है, 60 इकाई, कीमत 30 रुपए, डिमांड 60 इकाई। तो क्या करेंगे, दोनों को इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, एक डॉट लगा देंगे। कीमत 40 रुपए, डिमांड कितनी है, 40 इकाई, कीमत 40 रुपए और डिमांड दे रखी है 40 इकाई। इसको मिलाते हम क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 50 रुपए कीमत है, जबकि इसकी वस्तु की मात्रा कितनी है, 20 इकाई, कीमत 50 रुपए, जबकि मात्रा क्या दे रखी है हमारे पास में, 20 इकाई। जहां दोनों मिलते हैं क्या लगा देंगे, डॉट। जितने डॉट बने हुए इसको रेखा के रूप में शो कर देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे। ये जो वक्र है यहाँ लिखेंगे डी और डी। डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मांग वक्र है, डी से बनता है डिमांड। तो ये कौन सा वक्र कहलाएगा, हमारा डी डी वक्र कहलाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग में क्या आती है, कमी आती है। ये हमारा कौन सा वक्र कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये जो डायग्राम बनाया है इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो चलिए आज हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना बताते हैं, कैसे करते हैं। तो क्या लिखना, सबसे पहले कि उपयुक्त चित्र में ओ अक्ष पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। डी डी एक मांग वक्र है। फिर लिख देंगे जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग में क्या आती है, कमी आती है। अर्थात वस्तु की कीमत में व वस्तु की मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मांग का नियम। यहाँ पे पहले मैंने मांग की जो नियम की परिभाषा लिखवा दी थी, ये एक तालिका बनवा दी है, ये आप एक वक्र बना दिया है। तो ये इन तीनों को मिला के हमारा मांग का नियम कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त टाइम देते हो तो आई होप आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं 5 मिनट में 3 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। तो आई होप बच्चों कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आज मांग का नियम वो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आने वाली वीडियो के अंदर आपको ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को
स्टार्ट से एंड तक देखोगे तभी आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।